हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरोन के कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 13th ग्रुप ऑफ कंपाउंड देखे थे कि 13th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड को शो करता है। हम लोगों ने वो कॉमन कंपाउंड देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि स्पेशली बोरोन जो है वो किस किस टाइप ऑफ कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है और उनके लिए हम लोग क्या क्या एक्सप्लेनेशन को यूज़ करते हैं। वहाँ से आपको किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में। तो दो कंपाउंड हमें पढ़ने होते हैं 13th ग्रुप के अंदर, एक तो बोरोन के स्पेशल कंपाउंड एंड एल्यूमिनियम के स्पेशल कंपाउंड। ओके, एंड लास्ट लेक्चर को अपलोड करे हुए और इस लेक्चर के अपलोड किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, 1 वीक से ज़्यादा का गैप आ गया था, बट कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से गैप आ गया था। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग को क्या करें, कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहें ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, है ना। बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, जिन लोगों के टर्म फर्स्ट है उनके एग्जामिनेशन पास में आ रहे हैं, और जो लोग दूसरे अदर बोर्ड्स के हैं उन लोगों के लिए भी हाफ ईयरली या फिर आपके एग्जाम जो हैं वो पास आ रहे हैं। इस वजह से हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग को एक कंटिन्यूसली वीडियो सीरीज़ मिले, जिससे कि आप लोग अपने पी ब्लॉक को क्या कर सको, बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सको। और अगर पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन आए तो आपका 1% भी गलत आंसर ना जाए, राइट। सो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेक्चर अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अगर पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं तो उनकी सफरिंग बहुत कम हो जाएगी, उनकी सफरिंग रिड्यूस हो जाएगी और वो अच्छे से क्या कर सकेंगे, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे और पी ब्लॉक को अच्छे से पूरे कंप्लीट तरीके से देख सकेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, किस तरीके से वो रिएक्शन शो करता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरेक्स के बारे में। तो बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक बोरोन का कंपाउंड होता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये बहुत सिंपल है, Na2B4O7 ये इसका क्या होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। आप लोगों ने, जो लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखा होगा, तो कुछ कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है। तो ये एक टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है। अब देखो टेट्राहाइड्रल यूनिट कैसे मिलेगी आपको, B4 फिर O5 फिर यहाँ आएगा OH का होल 4 डॉट 8H2, ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना। इसको, और इसमें ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल यूनिट। क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रल यूनिट नाम देते हैं। आरी बात समझ, टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो, सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करो, तो B4O5OH का होल 4 और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बताओ, -2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो Na+2 पहले से ही है ना, क्योंकि 2 Na हैं यहाँ पे, तो ये इस पर -2 का चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इस पर -2 आ जाए तो दिस इज टेट्राहाइड्रल यूनिट बेसिकली। ये एक टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है। अब बात करी जाए कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। देखो बोरोन के कंपाउंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पेशली जब हम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, जिसको बार बार हाईलाइट करके बताया जाता है, वहाँ से तो मतलब ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वेश्चन बनने के। चलिए, फिर हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगी। तो बहुत सिंपल है इसकी स्ट्रक्चर बनाना। देखो, आप पहले क्या करो, आप पहले 4 बोरोन को प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से, है ना। आपको सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर बनानी है ना। तो फिर बाद में तो आपको आगे Na लगाना है और फिर पीछे H2 या फिर H2 यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेन इसकी स्ट्रक्चर है ये। तो देखो, 4 बोरोन आपके पास में आ गए। 4 बोरोन आने के बाद में आपको 4 OH यूज़ करने हैं। तो यहाँ OH जुड़ेगा, यहाँ पर भी OH जुड़ेगा, है ना, HO जोड़ देते हैं यहाँ पर भी OH आएगा, और एक OH यहाँ पर भी मिलेगा आपको, और एक OH आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आ रही बात समझ में? चलो, अब बचे देखो O5 ऑक्सीजन बचे। तो आप क्या करो, ऐसे ऑक्सीजन बॉन्ड बना दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो 4 ऑक्सीजन 2 बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन को डाल दो, डाल दिया। फिर देखो क्या करो, आप यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो बच गया उसको इन 2 बोरॉन के बीच में डाल दो। तो ये कुछ एक टेट्राहाइड्रल यूनिट होती है जो बोरेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इस पर -2 का चार्ज होता है। आ रही बात समझ में? अगर आप पूरे पर देखो तो -2 का चार्ज आपको मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली, ये एक फाइनल स्ट्रक्चर निकल कर के आती है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बोरेक्स की स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ आपको इससे आगे आप लोग क्या लगा दो, Na लगा दो, है ना, Na+ बन जाएगा, ये -2 आ जाएगा, फिर H2 की वैल्यू लिख दो आप लोग, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसमें पूछ लेना एक क्या चीज़ होती है ना, नीट के अंदर या फिर जेई के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में भी की बात तो टर्म फर्स्ट या फिर टर्म सेकंड की अगर हम बात करो तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले, देखो आपसे पूछ ले, बताओ BOB, है ना, बॉब, BOB जो है, सर ऐसा नहीं बोलना आप लोग, इट इज़ बॉन्ड, है ना, B बोरोन ऑक्सीजन बोरोन, ये बॉन्ड कितने टाइप ऑफ बॉन्ड है ना। तो कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 बॉन्ड ऐसे हैं जो BOB बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ना कि BOB बॉन्ड कैसे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए BO बॉन्ड कौन से हैं, तो देखो BO बॉन्ड कितने होंगे, BO बॉन्ड 4 होंगे। देखो एक ये, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। तो आपसे BO बॉन्ड पूछा जा सकता है, BOB बॉन्ड पूछा जा सकता है। देखो BOB बॉन्ड, आ रही बात समझ में? तो इसमें बस इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ये स्ट्रक्चर 12th क्लास में पूछी जा सकती है। वैसे 12th क्लास में तो आप देखो कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली नहीं होता है ना, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्टिंग होती है, बट फिर भी कई बार क्वेश्चन जो है वो दे दिया जाता है क्योंकि P ब्लॉक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है बोरेक्स के बारे में। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर है। आ रही बात समझ में? तो आप इसको फटाफट से नोट करो, जगह नहीं है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे, बट आप लोग इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिसको हम लोग नाम देते हैं बीट बोरेक्स टेस्ट, या फिर बोरेक्स बीट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ब्लिस्टर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया था बर्जीलियस ने, राइट। तो फटाफट से आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग को पीछे वाला बोर्ड इजीली दिख सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में, है ना, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग डालें बोरेक्स बीड टेस्ट। अब ये टेस्ट होता क्या है और कहाँ परफॉर्म किया जाता है, किस लिए परफॉर्म किया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो जनरली 2 टाइप ऑफ टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। एक तो क्वालिटेटिव होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 टाइप के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। जब आप लैब में जाओगे, जब आपके जो लेबोरेटरी असिस्टेंट होंगे, जो भी टीचर है आपके, तो आप उनसे देखना और मतलब उनसे पूछना कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से क्वालिटेटिव होते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो टेस्ट होता है, मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर। ओके, तो देखो, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वान्टिटेटिव। ये जो टेस्ट है ये है क्वालिटेटिव टेस्ट, है ना, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट। तो आप लोग लिखोगे इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट, जो कि परफॉर्म करवाया जाता है जो बेसिक आपके पास में कंपाउंड्स होते हैं या फिर मेटल आयंस जो होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। हमारे पास में जो भी मेटल आयन, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं, आपको कुछ एक मिक्सचर दिया जाता है या फिर आपको एक सब्सटेंस दिया जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। तो आप मेटल आयन की जो प्रेजेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके लिए आप लोग ये टेस्ट जो है वो प्रोसीड करवाते हो। इसके अंदर होता क्या है, सिंपली मैं आपको बता दूं, फिर रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो होता क्या है कि जनरली हम लोग बोरेक्स का यूज़ करते हैं। बोरेक्स का यूज़ करा जाता है, एक प्लेटिनम का वायर लिया जाता है, मोस्टली प्लेटिनम यूज़ करा जाता है ना। नाइक्रोम का भी कर सकते हो आप लोग, बट ज़्यादातर चांसेस में, ज़्यादातर लेबोरेटरी में आपको प्लेटिनम मिलता है। तो प्लेटिनम का एक वायर लिया जाता है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। प्लेटिनम का वायर लिया जाता है, उसको डिप करा जाता है बोरेक्स के अंदर, फिर उसको 60 डिग्री तक हीट करा जाता है। जब आप 60 डिग्री तक हीट करते हो तो जो बोरेक्स में 10 क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं, वो 10 क्रिस्टलाइन वाटर क्या होते हैं, उसमें से 5 क्रिस्टलाइन वाटर तो हट जाते हैं, फिर बचता है फिर 5 क्रिस्टलाइन वाटर। फिर अगर आप और इसको एक्सेस हीट करो तो आपके पास में बनता है कुछ
पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो रिमूव हो जाता है, तो बोरेक्स में से क्या बचेगा, Na2B4O5 बचता है ना। ये Na2B4O5 जो होता है ये दो पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, ये दो पार्ट्स में टूटता है, NaBO2 के अंदर बदलता है और ये दूसरा बदलता है B2O3 के अंदर। यही जो कंपाउंड के जो आप बोल सकते हो मिक्सचर जो होता है, इसी को हम लोग बोरेक्स बीड बोलते हैं, है ना। तो NaBO2 और B2O3 जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं। होता क्या होता है सिंपली, जब आप इसको गर्म करते हो, है ना, तो एक ग्लासी लेयर, ग्लासी एक बीड बन जाती है। जब आप इसको गर्म करोगे बहुत ज़्यादा, तो एक ग्लासी बीड बन जाएगी प्लेटिनम के वायर के ऊपर। फिर आप क्या करोगे, फिर जब आप इस बीड को यूज़ करके जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है, सपोज आपको कॉपर ऑक्साइड दिया गया है ना, आपको नहीं पता कि ये कॉपर ऑक्साइड है, आपको ये बोला गया है इट इज़ ए ऑक्साइड मेटल, सॉरी इट इज़ ए ऑक्साइड सब्सटेंस, ये किसी मेटल का ऑक्साइड है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मेटल है। तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सा मेटल आयन है, आप क्या करोगे, जो भी आपका प्लेटिनम वायर है उसमें बोरेक्स ऐड करके उस पर डिप करो, उसको हीट करो। हीट करने के बाद जो बीड बनेगी, अच्छा जब हमने कोई भी मेटल आयन यूज़ नहीं किया, कोई भी कंपाउंड यूज़ नहीं किया, तो ग्लासी एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का क्या बनता है, बीड बनता है। बीड इट मीन्स एक आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लासी टाइप का एक बबल बन जाता है, जिसको हिंदी में मन का बोला जाता है। जो मन का होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, मन का नहीं मन का, है ना, मतलब आप लोग सिंपली, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो ज्वेलरी में यूज़ करा जाता है। आप लोग सिंपल याद रखो कि एक बबल बनता है ग्लास का। तो अब आप लोगों ने क्या किया, आपको जो कंपाउंड दिया गया था उसमें डिप कर लिया, वहाँ से क्या करेगा, अब ये जो बीड है, जो ट्रांसपेरेंट बीड बन रहा था, अब ये कलरफुल बीड बनेगा। तो आप कलर के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करते हो तो कि आपको जो गिवन सब्सटेंस है उसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट था। आ रही बात समझ में। अलग अलग मेटल्स आयंस के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर अगर आपको दिया जाता है तो कॉपर का कुछ ब्लू कलर निकलता है, और अगर आपको कोबाल्ट दिया जाता है तो उसका भी ब्लू कलर दिखता है। क्रोमियम दिया जाता है तो उसका कुछ ग्रीन कलर का दिखता है मेरे हिसाब से ना। निकल दिया जाता है तो आपको ब्राउन कलर दिखता है ना। आयरन दिया जाता है तो भी ग्रीन कलर का दिखता है। तो ये अलग अलग है, मैं आपको लिखवा दूंगा कौन कौन से कलर हैं, बट हमें इतना याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो ये पता होना चाहिए बीड बोरेक्स टेस्ट जो होता है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो आज अभी हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। ये कुछ प्रोसेस है, वो लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारा लैब का काम होता है ना, लैब वाले टीचर आपको लिखवाते हैं। और नहीं पता आपको तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप एक्सप्लेनेशन याद रखना। अगर वाइवा में पूछ लेते तो आप बता सकते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, देखो Na2B4O5.10H2 का यूज़ करा जाता है। इसको आप 60 डिग्री तक हीट करो। 60 डिग्री तक हीट करोगे तो इसमें 5 क्रिस्टलाइन वाटर जो है रिमूव हो जाएंगे, तो Na2B4O5 बनेगा। ये जो Na2B4O5 है, इसको इसमें से 5 क्रिस्टलाइन वाटर निकल जाएंगे। जब 5 क्रिस्टलाइन वाटर निकलेंगे आप इसको और ज़्यादा हीट कर दो। जब आप और हीट करोगे इसको तो इसमें से सारा का सारा क्रिस्टलाइन वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा Na2B4O5। जब आप इसको और ज़्यादा हीट करते हो तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है। NaBO2 के अंदर टूट जाता है एक तो, ठीक है, प्लस साथ में टूट जाता है B2O4 के अंदर टूट जाता है ना। इसको आप बैलेंस करो तो 2NaB2O4 बन जाएगा ना। इस तरीके से ये बन जाएगा B2O4 हाँ चलो ये बनेगा। ये होता है बीड बोरेक्स, है ना, या आप बोल सकते हो बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड बनेगा इस तरीके से आप बना सकते हो। B4 हो गए, फिर यहाँ 4 और एक सेकेंड आप लोग चेक कर लेना, यहाँ 4 बनेंगे, वहाँ भी 4 बनेंगे, तो ठीक है हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीड बोरेक्स बीड बनेगा। ये बोरेक्स बीड है, आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। आपको ये रिएक्शन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Na B4O5.10H2 अगर आप हीट करते हो तो इट विल कन्वर्टेड इनटू इन 2 कंपाउंड्स विच इज बोरेक्स बीड। ये बोरेक्स बीड का आप यूज़ करते हो। जैसे सपोज आपके पास में CuO है, इसका अगर आप यूज़ करो, है ना, आप बोरेक्स बीड यूज़ करो तो बोरेक्स बीड का यूज़ किया जाता है। ये जो बोरेक्स बीड है अगर आप इसको इसमें हीट करो तो ये बनाता है Bu, फिर बनाता है BO2 का होल ट्वाइस, ये बन गया बोरेक्स बीड ऑफ मेटल आयन। तो आप लिखोगे बोरेक्स बीड ऑफ मेटल आयन, ठीक है। और इसका जो कलर आता है वो कलर आता है ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास में जो मेटल आयन है वो कॉपर है। सारी बात समझ में। तो ये जो ब्लू कलर आता है इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कलर इज कम्स
फ्रॉम मेटल आयन। ये मेटल आयन की वजह से कलर आता है। आपको सिंपली पूछा जाए कि बोरेक्स बीड जो होता है उसका कलर कैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी कलर का होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ मेटल आयन हम लोगों ने डाल दिया या फिर हम लोग कोई कंपाउंड के अंदर मेटल आयन टेस्ट कर रहे हैं, फिर कलर कैसा आएगा तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कंपाउंड लिया, उसमें जो भी मेटल आयन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो कलर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर और कोबाल्ट जो होता है, कॉपर और कोबाल्ट ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करो Fe एंड क्रोमियम की तो ये ग्रीन कलर देता है। ये दोनों जो होते हैं वो कैसा कलर देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। और अगर आप निकल की बात करो तो निकल जो है वो कुछ ब्राउन कलर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कलर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ एक कंपाउंड्स के लिए। बाकी आपको ये सारा का सारा जो पूरा प्रोसेस है वो लैब के अंदर, लैब असिस्टेंट आपको जो भी है आपके जो भी लैब प्रोफेसर है स्कूल के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। थ्योरेटिकली अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन बीट बोरेक्स बीट टेस्ट, तो आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 1 सेकेंड, आप लोग इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना। गलती से हम लोगों ने 5 वाला लिख लिया, जो कि क्या था, ये तो कॉम्प्लेक्स था। हम लोग कॉम्प्लेक्स थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा का पूरा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं ना। तो B4O7 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, B2O3 बनेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, बाकी और पूरा का पूरा सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जहाँ आप लोगों ने 5 लिखा था ऑक्सीजन का, वहाँ आप लोग 7 कर लेना, जो मैंने चेंज कर दिया। और B2O3 यहाँ पे बनता है, ना कि B2O4, है ना। तो ऑक्सीजन के अमाउंट में कुछ चेंज आ गया था, उसको आप लोग ज़रूर करेक्ट कर लेना, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में। हम लोगों ने बोरेक्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, या फिर इसको बोरिक एसिड भी बोला जाता है ना। इसका आप लोगों ने रेडॉक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाई जाती है रेडॉक्स के अंदर, इसको हाईलाइट करके लिखवाया जाता है। अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर ज़रूर बताना। नहीं याद होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, राइट। चलिए तो देखें ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, या फिर आप लोग इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, बोरिक एसिड भी बोलते हो, बोरिक एसिड, है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H3BO3, और इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो BOH का होल 4। आ रही बात समझ, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बोरिक एसिड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके 2 मेथड होते हैं हमारे पास में। पहला जो मेथड होता है, हम लोग अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें बोरेक्स का, तो बोरेक्स का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो आपके पास में बोरिक एसिड बनता है। दूसरा मेथड होता है कि अगर आप बोरोन हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो तो भी आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड ही मिलेगा। हमारी बात में चलो करवा के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। ये आप लोग रिएक्शन याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हो सकता है आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ ली जाए। तो अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स करवाओ, बताओ बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7। क्या ये बोरेक्स होता है? अगर आप इसकी रिएक्शन .5H2 भी तो आएगा, बट आपको .10H2 आता है, .10H2। अगर आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए आपको HCl लेना पड़ेगा, प्लस साथ में वाटर भी चाहिएगा, है ना। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा H3BO3 प्लस साथ में एक सॉल्ट बनेगा NaCl, है ना। यहाँ से Na आएगा और यहाँ से Cl आएगा। ये आपके पास में बन गया बोरिक एसिड। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद से रिएक्शन बैलेंस करेंगे। फिर सेकेंड रिएक्शन आती है सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड, सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन हैलाइड। तो अगर आप बोरोन हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में BCl3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन द फॉर्म मतलब H2 यूज़ करके, तो ये कुछ H3BO3 बनाएगा, H3BO3 बना देगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हो, कुछ यहाँ वापस से कुछ एसिड बन जाएगा HCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अगर आप बोरोन हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको क्या देगा, बोरिक एसिड ही देगा। तो दीज आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड H3BO3। आ रही बात समझो।
तो आप लोग कुछ इस तरीके से दो मेथड को यूज़ करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एक तो एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देना, किसका करवाओगे, बोरेक्स का। फिर हाइड्रोलिसिस करवा देना, किसका कराओगे, बोरोन हैलाइड का। जब आप बोरोन हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो भी आपको बोरिक एसिड ही मिलता है, राइट। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप लोग हेडिंग डाल के फटाफट से लिखो। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसकी। और फिर हम लोग बात करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में कि बोरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोरिक एसिड के लिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पेपर में आ जाता है तो आपको याद नहीं रहता है ना। और अगर आप लोगों ने रेडॉक्स पढ़ा है तो आप लोग एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अगर आप लोगों ने रेडॉक्स नहीं पढ़ा है तो जल्दी से नोटबुक निकालना रेडॉक्स की, और उसमें देखना कि बोरिक एसिड आपको कहाँ लिखवाया गया और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटबुक में लिखवा रखा है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले अगर एक और छोटा सा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ बोरिक एसिड जो होता है इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ये क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और आप लोगों ने देखा भी होगा इसको, बोरिक एसिड को। फिर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे भी आपको O दिखेगा, यहाँ पर भी O दिखेगा। इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इससे भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर अगर आप एक और बोरोन की बात करो तो एक बोरोन आपको यहाँ मिलेगा, इससे एक ऑक्सीजन मिलेगा, इससे एक हाइड्रोजन यहाँ निकला हुआ मिलेगा। फिर अगर आप ऐसे एक और ऑक्सीजन देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा, फिर ये OH बॉन्ड रहेगा। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन जो मैं रेड कलर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये भी हाइड्रोजन, ये इससे रेड कनेक्ट से कनेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से। ये जो रेड वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है H बॉन्ड। आई होप आपको रेड कलर दिख रहा हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो बोरोन, इसमें बोरिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आप लोग इसको जरूर याद रखना, हो सकता है आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछ ली जाए। सारी बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है एसिडिक कैरेक्टर। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर बात कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो H3BO3 ये क्या करेगा, ये 3H+ डोनेट कर सकता है ना, ये 3H+ डोनेट कर सकता है। तो इट डोनेट 3H+ प्लस इट कन्वर्ट इनटू BO3- के अंदर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से BO3- के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3H+ को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से बताते हो। अगर ये 3H+ डोनेट कर सकता है तो ये कैसा एसिड है, ये ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड, ये ट्राइबेसिक एसिड है। अगर ये ट्राइबेसिक एसिड है तो इसका N फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, इसका N फैक्टर 3 होगा। इस तरीके से हम लोग रेडॉक्स में N फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ये ट्राइबेसिक एसिड है और ये कितने H+ को डोनेट करता है, मतलब बाहर निकालता है जब हम इसको वाटर के अंदर डिप करते हैं। तो ये 3H+ को डोनेट करता है और ये BO3- के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, BO3- के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में, 3H+ को इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक, बट अगर तो इस तरीके से आप लोग इसके एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हो। इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक एसिड होता है ना। तो अगर ये एसिड होता है तो ये कुछ इस तरीके से H+ डोनेट कर देता है, 3H+ डोनेट करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग इसको क्रॉस मार्क करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब अगर हम देखो, अगर आप इसके अगर देखो तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे BOH और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, BOH मिलेगा। अगर ये एक एक H+ निकाल दें, है ना, तो BO3- कर लेना आप लोग, तो ये निकाल करके कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न होता है क्योंकि बोरोन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। बोरोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और दूसरा अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप H3BO3 की बात करो, H3BO3
इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाओगे, वाटर में डिप करोगे इसको, क्योंकि आपको चेक करना है कि ये कितने H+ देता है, तो ध्यान रखना जब आप वाटर में इसको डिप करोगे, वाटर में डालोगे इसको, एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। तो देखो जब भी आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पर क्या होगा, ये बहुत ही ऐसा बोलते हैं बहुत ही सातिर एसिड होता है ना। ये एक नया फंडा यूज़ करता है। ये क्या करेगा, ये वाटर के लोन पेयर को बहुत ज़्यादा गरीब दिख करके वाटर के लोन पेयर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल इसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो अगर आप इसको इस तरीके से देखो, H3, इसको आप लोग लिख लेना अच्छे से। अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप लोग बना लेना। ये बोरॉन, फिर यहाँ आपको मिलेगा HO, फिर यहाँ पर भी आपको मिलेगा HO। एक बार हम लोग जनरली ऐसे बना रहे हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे इसके साथ में। अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कोऑर्डिनेट करा है, किसके तरफ कोऑर्डिनेट करा है, बोरोन की तरफ। क्यों, क्योंकि बोरोन के पास में क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह जब भी इसको पानी में डाला जाता है। जब ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह तो वाटर एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह। तो देखो ये लुईस बेस की तरह वर्क करेगा और अपने लोन पेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, बोरोन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आपको भी पता है कि जैसे ही ये ट्रांसफ़र करेगा तो इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डू नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो खुद ले लेगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा, ठीक है। जैसे ही बाहर फेंक देगा तो इसके पास में क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो फाइनल कंपाउंड बनता है, ये फाइनल कंपाउंड बनता है BOH का होल 4 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। जैसे आप लोग लिखते हो BOH का होल 3 लिख लेना, आप इसको 4 मत लिखना, यहाँ पे जो हम लोग लिखा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बनाएगा BOH का होल 4 माइनस। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐड कर लिया। तो देखो होता क्या है कि जो आप वाटर में डालते हो बोरिक एसिड को, तो बोरिक एसिड खुद का H+ तो नहीं देता, उल्टा क्या करता है, वाटर के साथ कोऑर्डिनेट करके ये वाटर का ही H+ रिमूव करवा देता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि इट डू नॉट फर्निश देयर ओन, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, इट डू नॉट फर्निश देयर ओन, it do not furnish their own H+. It furnish H+ from water, H+ from water। तो ये क्या करता है, वाटर से क्या कर लेता है, H+ फर्निश करवा देता है, खुद का H+ ये डोनेट नहीं करता है। इस वजह से ये इस तरीके से बिहेव करता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इसका जो बिहेवियर है ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर जो है वो लुईस बेस की तरफ बिहेव करेगा। जब लुईस बेस की तरफ बिहेव करेगा तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चलेगा। और इस तरीके से आप लोग इसका अगर आप देखो तो ये जो आपने ट्राई बेसिक एसिड सोचा था, ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं होता है, इट इज़ अ मोनो बेसिक एसिड। क्या होता है, ये मोनो बेसिक एसिड होता है ना। तो आप लोग लिख लेना कि इट इज़ अ मोनो बेसिक एसिड, इट इज़ अ मोनो बेसिक एसिड। अब ये मोनो बेसिक एसिड भी खुद से H+ नहीं दे रहा, ये कहाँ से H+ निकाल रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल से H+ निकाल देता है। तो आप लोग सोचो है ना, कितना एक नई तरीके की मैकेनिज्म सामने आ गई, जिसमें जनरली हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है H+ निकाल देता है, बट ये लुईस एसिड होता है। तो अगर आप वाटर में डालोगे, वाटर बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बोरोन की तरफ कोऑर्डिनेट कर देगा और वो बोरोन जो है वो क्या करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन हटा देगा, है ना। तो ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन हटा देगा। ये जो H+ आएगा, जो आप सॉल्यूशन में H+ देखोगे, ये H+ कहाँ से आ रहा है, दिस H+ कम्स फ्रॉम, तो आप लोग लिख सकते हो ऐसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस H+ कम्स फ्रॉम
फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये बाहर आता है। तो ये मोनोबेसिक एसिड है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। आ रही बात समझ में। तो आज के बाद इसमें ध्यान रखना आप लोग, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो H+ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होता है, बोरिक एसिड से नहीं आता है। बोरिक एसिड अपना H+ नहीं देता है, बोरिक एसिड एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये वाटर जो होता है लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा और कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगी। आ रही बात समझ में। तो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ओके, आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग धीरे धीरे क्या कर सकते हो, अपने जो भी डाउट है वो आप लोग लिख करके भेज सकते हो। हाँ, नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको पर्सनली जो है वो सॉल्व करके देंगे हम लोग। तो इसको फटाफट कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में, जो कि लास्ट कंपाउंड है बोरोन का, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आप लोग एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन को सीखोगे, है ना। बहुत ही एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ज़रूर ये कॉन्सेप्ट बताया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन इस लेक्चर में करूँगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड कौन सा है हमारे पास में। तो उसका नाम होता है बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोरेन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, बोरेन। इसका जो जनरल फार्मूला आता है, एक आता है BnHn आप लोग लिखोगे +4, और एक आता है आपके पास में BnHn+6। तो देखो, अगर आप 2 वैल्यू लिखो तो ये बनता है B2H6। B2H6 जो होता है इट इज़ डाइबोरेन। ये क्या होता है, ये डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन। अगर आप B यहाँ पे लिखो तो B2H8 भी बन सकता है और B2H6 भी बन सकता है। आ रही बात समझ में। तो ये होता है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ BF3 विथ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट, है ना। LiAlH4 के साथ जब आप करवाते हो तो कुछ इस तरीके से होगी। देखो, BF3 की रिएक्शन अगर आप LiAlH4 के साथ करवाओगे तो कुछ B2H6 बनेगा, फिर क्या बनेगा, LiF बनेगा, प्लस साथ में AlF3 बनता है। तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है जो कि आपको याद रखनी है। रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। तो देखो, जब आप LiAlH4 के साथ BF3 की रिएक्शन करवाते हो तो एक तो क्या बनता है, डाइबोरेन बनता है, मतलब B2H6 बनेगा, एक बनेगा LiF, और तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, AlF3 बनेगा। आ रही बात समझ में। चलो, एक तो ये मेथड हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड। सेकेंड हम लोग क्या देखने वाले हैं, लैब मेथड। तो जो लैब मेथड होता है, लैब मेथड में क्या किया जाता है, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या किया जाता है, सोडियम मेटाबोरेट का यूज़ करा जाता है। सोडियम मेटाबोरेट आप लोग यूज़ मत करना, इसको आप लोग सोडियम बोरोहाइड्रेट बोला जाता है ना। सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, NaBH4। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है I2 के साथ, है ना। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, B2H6 प्रोडक्ट बनेगा, प्लस साथ में जो है आप लोग देखना B2H6 बन जाएगा और NaI बन जाएगा, प्लस साथ में NaI बनेगा, प्लस साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से लैब मेथड होता है। लैब मेथड में क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन अगर आप I2 के साथ करवाते हो तो कुछ B2H6 बनता है, प्लस NaI बनता है, और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो एक मेथड ये होता है जिसमें हम लोग लेबोरेटरी मेथड को यूज़ करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड का देखने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेथड होता है। अब इंडस्ट्रियल मेथड में किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक तो मेथड हो गया आपके पास में, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ BF3 विथ LiAlH4, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो B2H6 बनता है, साथ में प्रोडक्ट बनता है LiF और AlF3, और इसके साथ रिएक्शन करवाओगे लैब मेथड में तो NaBH4, ये होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट,
इसकी रिएक्शन अगर आप I2 के साथ करवाओ तो B2H6 प्लस NaI प्लस साथ में क्या बनता है, H2 बनता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड टाइप हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो हमारे पास में किस तरीके से आता है। देखो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या किया जाता है, बहुत सिंपल है। आप BF3 की रिएक्शन करवाओ सोडियम हाइड्रेट के साथ, NaH के साथ रिएक्शन करवाओ। जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में बनेगा B2H6 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, देखो NaF बन जाएगा। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। आप तीन तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो। एक तो नॉर्मल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दूसरा हमारे पास में लैब मेथड है, और तीसरा हमारे पास में इंडस्ट्रियल मेथड है। आ रही बात समझ में। तो ये तीन मेथड होता है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हो डाइबोरिन का यानी B2H6 का। आप इसको फटाफट से कॉपी करो। इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी आती है और इसमें बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ओके, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। एक हम लोगों ने इसका एक फ्लोराइड पढ़ा था हम लोगों ने, या फिर हैलाइड पढ़ा था। देखो एक तो हम लोग इसका हाइड्रेट पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें BH3 इस तरीके से आएगा और ये डाइमर फॉर्म में रहता है। एक हम लोगों ने पढ़ा था BF3, अगर आपको याद हो तो। और BF3 में मैंने आपको ये बताया था कि BF3 में क्या होता है कि बोरॉन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, और फ्लोरीन के पास में फुलफिल्ड या फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये होते हैं फिल्ड ऑर्बिटल और ये है वैकेंट ऑर्बिटल। आप लोग इस लिख सकते हो वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये 2p है और ये भी 2p है। तो इनमें क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसको आप लोग क्या नाम देते हो, बैक बॉन्डिंग नाम देते हो। ये हो सकती है, लेकिन और इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर कुछ आ जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये अपनी जो डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, उसको रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इट कैन रिड्यूस या इट रिड्यूस देयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थ्रू बैक बॉन्डिंग, है ना। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये कर सकता है। बट अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट होंगे, है ना। हाइड्रोजन के पास बोरोन के पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल है, बट हाइड्रोजन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, और कोई भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो नो बैक बॉन्डिंग। तो देखो ध्यान से देखना, जहाँ BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही थी, बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा था, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही थी। इस वजह से ये कंपाउंड स्टेबल कर जाता है, बट ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से ये क्या करता है, ये खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है और कुछ डाइबोरिन बनाता है। होता तो एक्चुअल में BH3 है, बट BH3 और BH3 मिलकर के क्या बन जाएगा, B2H6 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। और अब उसमें किस तरीके से होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता, यहाँ पे इस वजह से नहीं होता क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होता, इसके पास में इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट होता है, बट हाइड्रोजन के पास में हाइड्रोजन के पास में कोई ऑर्बिटल नहीं होता है जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सके बोरोन को, और यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो डिक्रीज नहीं होती है, रिड्यूस नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रिड्यूस नहीं होगी तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दूसरा फॉर्म बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं B2H6। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके पास में नो बैक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डू नॉट रिड्यूसेस ठीक है। और क्यों नहीं होते इसका तो रीजन आपको पता है, तो आप लोग लिख सकते हो। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो ध्यान से, ये बोरॉन, ये एक और बोरॉन आएगा और इसके पास में कुछ इस तरीके से ये हाइड्रोजन, और एक आप लोग बनाना इसमें एक हाइड्रोजन आप ऐसे बना देना, ठीक है। और एक आप लोग हाइड्रोजन बना देना कुछ ऐसे,
2 हाइड्रोजन और मिलेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे बना देना, एक हाइड्रोजन ऐसे बना देना, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन आप लोग ऐसे बना देना, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें जो है बॉन्डिंग होती है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ये वाली बॉन्डिंग। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा रेड कलर कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। इसमें भी क्या होती है, कुछ ऐसे बॉन्डिंग होती है ना। इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड या ब्रिजिंग बॉन्ड बोल सकते हैं आप इसको, ब्रिजिंग बॉन्ड। अब ये ब्रिजिंग बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्पेशल कैसे होता है। तो देखना ध्यान से कैसे बनता है। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन के पास में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो या तो यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है या फिर यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। तो फिर ये दोनों जगह कैसे बन जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो होता क्या है कि ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड होता है, ये ब्रिजिंग बॉन्ड जो होता है ये बनता है डीलोकलाइज ऑर्बिटल की वजह से। डीलोकलाइज ऑर्बिटल की वजह से में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड बनेंगे, देखो ये आपको जो बॉन्ड दिख रहा है रेड वाला और ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कभी यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन कभी यहाँ बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि ये बॉन्ड जो होते हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ये डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। मतलब कि जैसे ही आप लोग देखो, अगर आपको एक बॉन्ड दिखेगा, एक टाइम पर एक ही बॉन्ड दिखेगा, लेकिन जैसे आप दूसरे टाइम वापस देखोगे तो आपको वो बॉन्ड नहीं दिखेगा जो आपको पहले दिखा था, है ना। तो कुछ यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का भी इफेक्ट आता है। डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इधर भी बॉन्ड दिखता है और इधर भी बॉन्ड दिखता है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है कि ये इस बोरोन के साथ भी बॉन्डिंग बंद कर सकता है और ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ भी क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अगर आपको ये वाली बॉन्डिंग दिख रही है तो ये वाली नहीं दिखेगी, ये वाली दिख रही है तो ये वाली नहीं दिखेगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। सारी बात समझ। अब ये होता कैसे है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा केस है। तो देखो इसमें कुछ नहीं होता। बोरोन में क्या होता है, बोरोन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सॉरी बोरोन है, ये भी sp3 है। तो जब sp3 है मतलब कि अगर आप बोरोन का ग्राउंड स्टेट देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ग्राउंड स्टेट का, तो 1s2 फिर 2s2 फिर क्या आता है 2p1। अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगर आप इसका, ये है ग्राउंड स्टेट, अगर आप इसका बोरोन का एक्साइटेड स्टेट देखो तो देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, आप करो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p1, सॉरी 2p2 आ जाएगा, ये 2s1 आ जाएगा। अब अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 1 ये 1 और ये 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों के तीन, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक s और 3p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके ये 4 ऑर्बिटल बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और यही 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना इसको, है ना, अच्छे से। तो देखो ये बोरोन, ये भी बोरोन, यहाँ पे इसके पास में क्या होंगे, इसके पास में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये इसके पास में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसके पास में 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फुलफिल होते हैं, सॉरी फिल्ड होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से, और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, वैकेंट होता है। तो देखो आप क्या करो, आप 3 को तो फुल कर दो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरीके से आप क्या करो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर दो। इनको बोला जाता है टर्मिनल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये टर्मिनल बॉन्ड होता है, टर्मिनल बॉन्ड। तो टर्मिनल बॉन्ड पर तो क्या होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ ओवरलैपिंग हाइड्रोजन की हो जाएगी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन जो होगा, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इन दोनों के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जब ओवरलैपिंग होगी तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इसमें दिखेगा,
कभी इसमें दिखेगा। अगर इसमें दिखेगा तो आपको इस तरीके से बॉन्ड दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाता है। अगर इसमें दिखेगा तो ये बॉन्ड दिखेगा, इसमें दिखेगा तो ये बॉन्ड दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑर्बिटल आ जाते हैं। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है तो ये वाला बॉन्ड दिखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तो ये वाला बॉन्ड दिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में भी तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये यहाँ आ गए तो ये बॉन्ड दिख जाएगा आपको। अगर ये दोनों के दोनों यहाँ आ गए तो आपको ये वाला बॉन्ड दिख जाएगा, है ना। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, कभी ये बॉन्ड दिखता है, कभी ये बॉन्ड दिखता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बॉन्डिंग होती है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसको ढंग से बनाओ तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड और इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। तो ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड होता है, मैं इस पर लिख रहा हूँ, ये है ब्रिजिंग बॉन्ड। ब्रिजिंग बॉन्ड, ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड होता है, इसमें देखो आप लोग कितने सेंटर हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यानी बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं 3 सेंटर, यानी इसमें कितने सेंटर है, 3 सेंटर है। और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, एक हाइड्रोजन का और एक बोरोन का। तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी नाम दिया जाता है, राइट। अगर आप टर्मिनल की बात करो तो टर्मिनल बॉन्ड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो टर्मिनल बॉन्ड में क्या होता है, देखो 2 सेंटर है, 2 सेंटर और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये हो गया 2 सेंटर, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड होते हैं, इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सारी बात समझ में, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी कुछ थ्योरीज हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। आप लोग उस थ्योरी को ज़रूर से लिख लेना, है ना। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थ्योरी इस पर लिखी नहीं जा सकती। मैं आपको एक थ्योरी लिखवा देता हूँ अभी, वो आप लोग लिख लेना। वैसे इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि, चलो मैं लिखवा देता हूँ, एक काम करते हैं, आप लोग लिख लेना अच्छे से। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, इसी में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग एक पूरा पोर्शन थ्योरी वाला अलग कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बनता है, ये क्या करता है, ये हल्का सा और ज़्यादा डिस्टेंस पर चला जाता है। डिस्टेंस पर इस वजह से चला जाता है क्योंकि बहुत पास होगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से बेंट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जैसा मैं बना रहा हूँ ना, आप लोग वैसा ही खुला खुला बनाना। मेरे पास में थोड़ा थोड़ा बोर्ड का सरफी मतलब कम है बोर्ड, चलो। तो आप लोग लिखना टू मिनिमाइज रिपल्शन। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये बोरॉन, ये भी बोरॉन, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। और ये जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाता है ना। ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। किस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, बनाना शेप। तो आप लोग लिखोगे शेप लाइक बनाना। शेप लाइक बनाना, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, बनाना बॉन्ड दिया जाता है। तो यही होता है बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड कौन सा होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, बनाना बॉन्ड देते हैं। इसी तरीके से B2H6 में क्या बनता है, बनाना बॉन्ड बनता है। सारी बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं इसके थ्योरी पोर्शन में। मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ कि किस तरीके से इसकी थ्योरी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनाना बॉन्ड क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, तो आपको किस तरीके से पेपर में लिखनी है। सारी बात समझ में। तो फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ थ्योरी पोर्शन है जो कि आप लोग लिख लेना। Each boron atom in B2H6 is sp3 hybridized out of 4 sp3 hybridized 3 sp3 hybridized atom filled with 1 electron and 1 remain empty. 2 sp3 hybrid orbital, HO का मीनिंग है hybrid orbital, overlap with hydrogen atom to form 2c 2 electron bond and making 4 terminal bond. तो ये 4 terminal bonds बना लेते हैं हम। अब अगर हम बात करें ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, टू फॉर्म ब्रिज बॉन्ड द sp3 hybrid orbital overlap with 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ डीलोकलाइज ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। इस तरीके से बनाना बॉन्ड बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में किस तरीके से रखेंगे हम लोग। तो देखो कुछ इस तरीके से एक प्लेन होता है पूरा का पूरा, ठीक है।
इस प्लेन में आप लोग क्या करो, यहाँ कंसिडर करो बोरॉन को, यहाँ पे भी कंसिडर करो बोरॉन को। तो यहाँ पे लगा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हाइड्रोजन। इनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। टर्मिनल बॉन्ड, इन टर्मिनल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 109 पिकोमीटर की होती है। फिर अगर हम बात करें तो देखो बनाना बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैं जो रेड वाला मार्क कर रहा हूँ, दिस इज बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बनाना बॉन्ड बोलोगे, है ना। तो जो आपको रेड डार्क दिख रहा है ये बनाना बॉन्ड है। तो एक तो ऐसे बनता है और एक कुछ बनेगा ऐसे। तो कुछ इस तरीके से बनाना बॉन्ड दिखता है आपको। ये जो है वो नीचे की तरफ होता है इस प्लेन के, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग 137 पिकोमीटर की होती है ना, 137 पिकोमीटर की ये बनाना बॉन्ड होता है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर की होती है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब देखो किस तरीके से होता है। आप लोग क्या करो, इसको मान लो ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। इस प्लेन में आपको यहाँ बोरॉन दिखेगा, यहाँ पर भी बोरॉन दिखेगा। इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। एक ऐसे बॉन्ड बनेगा और एक नीचे की तरफ से बॉन्ड बनेगा। सारी बात समझो। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। ये पूरा का पूरा एक प्लेन में होता है, और जो बनाना बॉन्ड बनता है वो इस तरीके से बनता है। और ये कैसा होता है, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। सारी बात समझना। तो ये कंप्लीट डिटेल है अबाउट बनाना बॉन्ड के बारे में। आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती है कि बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है ना। और आपसे क्या पूछी जा सकती है, आपसे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन मिलेगा आपको, वो रिप्रेजेंट नहीं करा जाता, ठीक है। ये होता है पूरा का पूरा बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन। और बोरॉन B2H6 की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया। B2H6 क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब इसकी एक लास्ट रिएक्शन बचती है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोरॉन की B2H6 की रिएक्शन NH3 के साथ करवा देते हैं तो क्या नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके रिएक्शन के बारे में। तो देखो, अगर हम B2H6 की रिएक्शन NH3 के साथ करवाते हैं, B2H6 की रिएक्शन अगर आप NH3 के साथ करवाते हो तो ये कुछ प्रोडक्ट देगा आपको B2H6.2NH3। ये एक कंपाउंड देगा, और ये किस फॉर्म में रहता है इसको अगर आप लिखो तो ये रहेगा BH2 फिर NH3 का होल ट्वाइस, ये माइनस फॉर्मेट में रहेगा। फिर अगर आप लिखो तो BH4 प्लस में, अच्छा एक सेकेंड, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना। तो ये इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट आपको ये कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है ना। आपको तो सिर्फ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। B2H6 जो है वो NH3 के साथ रिएक्शन करके B2H6 का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा और ये लुईस बेस की तरफ बिहेव करेगा। हमारी बात समझ में, NH3 लुईस बेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, एक नाइट्रोजन, इसके साथ कनेक्टेड होगा बोरॉन, इसके साथ भी कनेक्टेड होगा बोरॉन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे कनेक्टेड होगा बोरॉन। कुछ इस तरीके से बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि देखो, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। किसको कोऑर्डिनेट करता है, बोरॉन को कोऑर्डिनेट करता है। और इन सभी से आपको कुछ हाइड्रोजन निकले हुए मिलेंगे ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन निकल गए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट करा हुआ होता है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। एक सेकेंड, देखो, ये नाइट्रोजन, ये बोरॉन, यहाँ पर भी बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और बोरॉन। यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रखा है, इन्होंने मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर प्लस का चार्ज, इस पर माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज, प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है बोरॉन, है ना, सॉरी बोरॉन क्या, बेंजीन,
सिमिलर टू बेंजीन। तो इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, मैं इसको रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान मार्कर गिर गया। सिमिलर टू बेंजीन। अब इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको लिखा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या नाम दिया जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन नाम दिया जाता है। आ रही बात समझ में? या फिर इसको बोराजोन भी बोला जाता है ना, वो भी आप लोग लिख सकते हो, बट इनऑर्गेनिक बेंजीन से काम चल जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सिमिलर होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन के साथ, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसोस्टेरिक होती है। किसके साथ? आइसोस्टेरिक होती है बेंजीन के साथ, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होती है बेंजीन के साथ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है वो किसके साथ आइसोस्टेरिक रिलेशन शो कर सकता है, तो बेंजीन के साथ आइसोस्टेरिक रिलेशनशिप शो करता है, और ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन भी क्या करता है? शो करता है। सारी बात समझने, तो इस तरीके से इसका भी ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको लिखा जाता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है और आइसोस्टेरिक होता है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही लंबा लेक्चर कवर करा है, जिसके अंदर हम लोगों ने बोरोन के तीनों कंपाउंड देखे। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बोरेक्स के बारे में देखा था, फिर बोरिन के बारे में देखा था, बोरिक एसिड के बारे में देखा था हम लोगों ने। बोरिक एसिड के बाद में हम लोगों ने ये देखा बोरेन के बारे में, है ना, जिसको हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं। आरी बात समझ में? तो ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है वो हम लोगों ने कवर कर लिए एक पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। ये खत्म हो गया पूरा का पूरा बोरॉन के कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम के कंपाउंड की एल्यूमिनियम कौन कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड शो करता है, और इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्सप्लेन करी जाती है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आरी बात समझे? तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, आज के लिए इतना काफ़ी है, राइट। नेक्स्ट पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको सीधा डायरेक्ट पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड हाँ, प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपके पास में जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको इजीली देख सकोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।